गुड मॉर्निंग क्लास। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। आइए एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज 5 years ago, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ऑल्ड एज सोनू। हाँ, ये कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी की जो एज है 3 टाइम्स है। थ्राइस मींस 3 टाइम्स। किसके? जो सोनू है उसके एज का 3 टाइम्स है। कितने साल पहले? 5 साल पहले की बात चल रही है, ठीक है। चलो उसके बाद में कह रहा है कि 10 years लेटर, 10 साल बाद। अब बात आती है कि किसके 10 साल बाद, किसके? आपके पास में 5 years पहले तो कोई एज होगा, प्रेजेंट टाइम है ना, प्रेजेंट टाइम। जिसे सपोज कि आपके पास में 2020 चल रहा है ना, तो इसके 10 साल बाद क्या होगा? 2030 होगा मेरे पास में। इसके 5 years बैक कितना होगा? 2015 है ना। तो प्रेजेंट, दिस इज आवर प्रेजेंट। ओके, दिस इज आवर प्रेजेंट। तो देख लेते हैं यहां से क्या करें कि 10 years लेटर नूरी विल बी कितना, देन हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। सोनू की एज क्या है और नूरी की एज क्या है, वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है सर। तो एज्यूम कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज x, नूरी इज y। यस, तो चलो एज्यूम कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल्स टू x years old, ठीक है सर। यस, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ, मैंने सोनू एज्यूम कर लिया, इज इक्वल्स टू y years old। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है 5 years ago, तो मैं कहूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago, 5 years ago की बात कर लेते हैं। 5 years ago, 5 साल पहले अगर अभी किसी की एज 15 years है तो 5 साल पहले कितना होगा? 15 - 5। अगर किसी की एज अभी x है तो 5 साल पहले क्या होगा? x - 5। ओके सर, तो 5 years ago की बात कर रहे हैं। एज ऑफ नूरी, नूरी की एज क्या होगी? एज ऑफ नूरी अभी कितना है? x, तो 5 साल पहले x - 5। ओके, एज ऑफ सोनू क्या होगा? एज ऑफ सोनू कब सर? 5 साल पहले। अभी कितना है? y, इट मींस y - 5। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago नूरी वाज थ्राइस। कौन? नूरी का एज कितना है 5 साल पहले? दिस इज x - 5। ये जो है किसके इक्वल है? वाज थ्राइस एज ओल्ड सोनू। सोनू जितना ओल्ड है इसका 3 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू आपके पास में 3 टाइम्स ऑफ सोनू का एज। सोनू का एज y - 5। अब यहां से इसको सिंपलीफाई करते हैं और हमें इक्वेशन मिलेगा। तो क्या मिलेगा, इसे लिख लेते हैं। x - 5 इज इक्वल्स टू 3 * y, 3 * -5 दिस विल बी -15। इक्वेशन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? x और y को एक साइड लेकर के आ जाते हैं। अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करना है तो यहां पे एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, तो इस y वाले को इस साइड और नंबर को इस साइड भेजूंगा, तो क्या होगा सर? देखते हैं। देखो क्या है सर मेरे पास में, 5 इधर आया, x यहां पे था, इस साइड में आया -3y इज इक्वल्स टू, यहां पे ऑलरेडी -15 था, उधर से आएगा आपके पास में +5। सो दिस इक्वेशन विल बी x - 3y इज इक्वल्स टू -10। सो दिस इज आवर फर्स्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सही है सर? यस। नेक्स्ट सिचुएशन सोचते हैं। कह रहा है कि 10 years लेटर, प्रेजेंट में x है तो 10 साल बाद इसकी एज कितनी होगी? x + 10। तो चलो न्यूज जो आपके पास में सिचुएशन है उसे देखते हैं। 10 years लेटर तो नूरी की एज क्या होगी? एज ऑफ नूरी, व्हाट इज द एज ऑफ नूरी सर? आफ्टर 10 years इट विल बी x + 10। सोनू की एज क्या होगी सर? बताओ ना, एज ऑफ सोनू
एज ऑफ सोनू, अब सोनू लड़का है लड़की इससे मतलब नहीं है यहां पे, ठीक है। यस, तो इसकी एज कितनी होगी, y + 10 आपके पास, ठीक है सर। यस, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसे फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास में आफ्टर 10 इयर्स नूरी विल बी, नूरी का एज किसके इक्वल होगा, पहले कितना है नूरी का एज x + 10, ये किसके इक्वल है, नूरी विल बी ट्वाइस, ओके ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो सोनू की एज कितनी है 10 साल बाद सर, देखो सोनू की एज आपके पास में है y + 10, तो इसे क्या करेंगे सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करने के बाद में हमें न्यू इक्वेशन मिलेगा। तो क्या होगा सर, देखो यहां से दिस विल बी x + 10 = 2 * y, दिस इज 2y, उसके बाद में 2 * 10 + 20 है। अगर मुझे एलिमिनेशन मेथड यूज करना है तो एक साइड में xy लाऊंगा, इसको इधर लाना पड़ेगा और ये जो नंबर है नंबर को दूसरी साइड भेजूंगा। तो क्या होगा सर, x इधर से ये आया, दिस विल बी -2y = 2, यहां पे बचा है 20, ये इधर आया, दिस इज -10, सो दिस इज इक्वल्स टू x - 2y = 10। सो दिस इज आवर ब्यूटीफुल सेकंड इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन मिला। फर्स्ट इक्वेशन यहां पे, सेकंड इक्वेशन यहां पे, दोनों को सॉल्व करते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है सर। यस, तो चलिए दोनों इक्वेशन को मैं देखूंगा, आप यहां से कॉपी करें। यस, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन इज x - 3y = -10, another equation is x - 2y = 10। मैंने कहा था कि कोफिशिएंट चेक करो, इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, और दोनों सेम सेम है, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो लेट्स सब्सट्रैक्ट, माइनस साइन तो प्लस, यहां पे प्लस साइन है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया सर। ऊपर क्या बचा -3y, नीचे क्या बचा +2y, बीच में इक्वल का साइन, इसके राइट साइड में कितना है -10 और कितना है -10, सो दिस विल गिव अस, माइनस वाला ज्यादा है प्लस वाला छोटा है, तो ये होगा आपके पास में -y -20। बताओ ना सर क्या होगा, माइनस से माइनस गया आपके पास में, सो y = आपके पास में 20। y कौन है, सोनू का एज, तो नूरी का एज कैसे निकालो, इस y की वैल्यू को दोनों इक्वेशन में से कहीं पुट कर देते हैं। तो मैंने कहा कि पुट y = 20 इन इक्वेशन, किसी जगह पे पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन, मैंने कहा आपके पास में सेकंड, फर्स्ट में, तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, दिस इज x - 3y = -10, चलो पुट कर लेते हैं, x - 3 into y की वैल्यू 20 = -10। लेट्स सॉल्व दिस, इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा सर मेरे पास, x - 3 into 20 will be 60 = -10। x कैलकुलेट करेंगे, x वाले को पकड़ लिया, नंबर को दूसरी साइड भेजा, तो क्या होगा सर, ये x है, इधर माइनस में है, बीच में इक्वल का साइन, इस साइड भेजा, -10 पहले से था, इधर आया ये +60 हो गया, और इसकी वैल्यू आ गई आपके पास में 50, है ना सर। तो ये देखो x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई, x क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, therefore present age of Nuri is equals to 50 years old, this is 50 years। सोनू का क्या एज है सर, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू is equals to 20 years, ठीक है सर। यस, तो ये क्वेश्चन था, कॉपी कर लेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन आपके पास में गिवन है कुछ इस तरह से। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले इसे समझते हैं। एक नंबर लेता हूं, लेट अस सपोज नंबर इज 23। कितना है सर मेरे पास 23 में कितने डिजिट्स हैं, वी हैव 2 डिजिट्स हियर, 1 डिजिट एंड सेकंड डिजिट, एंड दिस डिजिट इज नोन एज यूनिट प्लेस डिजिट। इसे क्या कहते हैं सर, यूनिट प्लेस डिजिट कहते हैं, ठीक है। यस, ये कौन सा डिजिट है सर, डेसिमल 10th प्लेस डिजिट, दिस इज 10th प्लेस डिजिट, है ना। यस, अगर मैं इस दोनों डिजिट को अगर ऐड करता हूं, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट, अगर दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, 2। सिंपल। ओके, अगर मैं इन दोनों डिजिट के
ऑर्डर को रिवर्स करो, इफ वी रिवर्स द ऑर्डर ऑफ दिस डिजिट्स, क्या होगा, 3 यहां पे आएगा और 2 आपके पास में उधर जाएगा, तो 3 और 2 बन गया 32 बन गया मेरे पास में। नंबर क्या बना मेरे पास में, 32 है कि नहीं सर? यस। तो यूनिट प्लेस डिजिट में क्या आ गया आपके पास में, यूनिट प्लेस डिजिट हो गया ये हो गया आपके पास में 10th प्लेस डिजिट। दिस इज नंबर फॉर्म आफ्टर रिवर्सिंग देयर ऑर्डर। सही है सर? यस। अब सर इसी में मैं 23 को कहूंगा इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, मींस 23 को कैसे लिख सकते हैं, 2 into 10, इसके बाद में कितने डिजिट है 1, दिस इज 2 की 10 की पावर 1 प्लस 3 into 10, इसके बाद में कितने डिजिट हैं, एक भी नहीं, पावर 0, नॉट एक्सपेंशन। दिस विल बी 2 into 10 will be 20 plus 3, 10 की पावर 0 is 1, ये कितना मिलेगा 23, लिख सकते हैं? हाँ सर। इसी तरह से अगर मैं इसका करूं, इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या सर, 2 के बाद में एक आपके पास में है तो एक 0 लगा दो प्लस आपके पास में इसके बाद में कुछ भी नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है सर? यस। नॉर्मली अब देखो अगर मैं 32 को लिखता हूं तो 32 को क्या लिखूंगा, 3 into 10 की पावर में कितना सर, 1 प्लस में 2 into 10 की पावर में 0, सो दिस विल बी 30 प्लस 2 32। तो किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। अगर मैंने कहा आपके पास में, मेरे पास में x और यहां पे लिखा हुआ मेरे पास में 2, ये x2 नहीं है और ये ना कि 2x है, नो, यूनिट प्लेस में मेरे पास में क्या है, x है, 10th प्लेस में क्या है मेरे पास में, 2 है, दिस इज 2x। सर दिस इज नॉट इक्वल टू 2x हियर, इस सिचुएशन में अलग कुछ चल रहा है। ठीक है सर? यस। अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो ये कौन सा नंबर होगा, देखो 23 को मैंने कैसे लिखा नंबर को, 20 plus 3 is 23 और 20 को कैसे लिख रहा हूं, 2 into 10 plus 3 into 10 की पावर 0, लिख सकते हैं। ऐसे ही इस नंबर को क्या लिखूंगा, x into 10 की पावर 1 plus 2 into 10 की पावर 0, तो x into 10 will be 10x, हाँ अब मल्टीप्लाई हो रहा है, so this will be 10 into x plus 10 की पावर 0 is 1, 2 into 1 will be 2, so this number is what, x2 is what sir, 10x plus 2, 10x plus 2। ठीक है? यस। अगर मैं एक दूसरे नंबर की बात करूं, अगर मैं इसकी बात करता हूं 2x को, तो ये क्या होगा सर, 2 into 10 plus 10 की पावर 1 plus x into 10 की पावर 0, so this number will be 20 plus x, this number is 20 plus x। अगर मैं ऐसे लिखूं x y लिखूं, यूनिट प्लेस पे y है, 10th प्लेस पे x है, तो क्या लिखूंगा सर इसे, I can write here x into 10 की पावर में 0, सॉरी 1 प्लस में y into 10 की पावर में 0। सही है सर? x के बाद में कितने डिजिट है, 1, तो x into 10 की पावर 1, ये कैसे आया, मैंने वहां से दिखाया एक नंबर लेकर के। ठीक है सर? यस। सो दिस विल बी x into 10 will be 10x plus y into 1 will be y, so this number is 10x plus y। Getting my point or not? Yes। तो दो डिजिट से होकर के बनने वाले जो भी नंबर हैं, जैसे मैंने कहा xy एक डिजिट है, तो इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, दिस नंबर कैन बी रिटन लाइक दिस। सही है सर? यस। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं इसे। क्वेश्चन इज, ये सारी चीज समझ में आ गई, अगर कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लो, पेन रख के। यस, चलिए आगे। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट का सम करने के लिए क्या है, ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, जैसे मैंने अभी 23 लिखा था, 2 डिजिट्स का नंबर है, 2 डिजिट्स का, सम विल बी 2 plus 3 is equals to 5। According to question, sum of digits is 9. Yes, okay. If also 9 times this number, हाँ उस नंबर का 9 टाइम्स, नंबर इंटू 9, ये नंबर होगा मेरे पास में, इंटू 9 इज का मतलब इक्वल्स टू ट्वाइस, मीन्स 2 times the number obtained by reversing the order of the digit। तो डिजिट जो मेरे पास में 23 था, इसके ऑर्डर को रिवर्स करूंगा तो कितना मिलेगा, 32, सो दिस विल बी 32 हियर। अगर मेरे पास में यहां पर 23 रहा तो कह रहा ऐसा है, देन फाइंड
नंबर वो कौन सा नंबर है? अगर 2 डिजिट का नंबर है तो एक डिजिट यहां पे, एक डिजिट यहां पे, या तो एक्स वाई लिखो या तो आप वाई एक्स लिख लो। मालूम तो नहीं है कि यहां पे कौन है, यहां पे कौन है, नहीं मालूम नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एज्यूम दैट 2 डिजिट नंबर में यूनिट प्लेस पे कौन है, 10th प्लेस पे कौन है, सही सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम, यहां से लिखेंगे लेट इन 2 डिजिट नंबर्स, इन 2 डिजिट नंबर्स, इन 2 डिजिट्स नंबर, 2 digit numbers, digit at unit place, digit at unit place is equals to x। unit place में मैंने x को लिया। इन 2 digit number, digit at 10th place, 10th place पे किसको लिया मैंने, y। तो नंबर कैन बी रिटन एज, नंबर कैसे दिखेगा सर, नंबर मुझे दिखेगा सो नंबर क्या होगा, नंबर को कुछ इस तरह से लिखूंगा, दिस इज y और x। ये एक्चुअल में नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट, तो इसको कैसे लिखेंगे, yx कैन बी रिटन एज y into 10 की पावर में 1 प्लस x into 10 की पावर में 0। सही है सर, यस। अब यहां से क्या करूंगा सर, 10 into y विल बी आपके पास में 10y प्लस x into 1, क्योंकि 10 की पावर 0 कितना होगा बच्चों, ये 1 हो गया, 1 into x will be x। So number is yx का क्या मतलब हुआ सर, yx का मतलब है 10y plus x, सही है सर, यस। अब ये तो नंबर की अगर डिजिट के ऑर्डर को अगर रिवर्स कर दूं, ठीक है सर, नंबर आफ्टर, मैं लिखता हूं नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करूंगा तो क्या मिलेगा सर, यस। तो पहले था yx, अब क्या होगा xy। तो xy को कैसे लिखूंगा सर बताओ ना, xy को मैं लिखूंगा x into 10 की पावर में 1 प्लस y into 10 की पावर, इसके बाद कोई भी नहीं है, इसका मतलब पावर 0, और 10 की पावर 0 का क्या मतलब होता है 1। तो ये हो गया x into 10 will be 10x प्लस में y into y, 1 is y। तो ये रिवर्स करने के बाद में ये है आपके पास दो सिचुएशन मिले हैं, जब yx था तो ये नंबर, जब xy है तो ये नंबर है, ठीक है सर, यस। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, पहले इसे कॉपी कर लेंगे। यूनिट प्लेस डिजिट पर याद रखना कौन था, पहले x, इसको y लिया था मैंने। चलो अब जो सिचुएशन गिवन है उसको देखते हैं। कह रहा है दैट सम ऑफ डिजिट्स इज 9, जो डिजिट है उसका सम कितना है 9। तो डिजिट कौन कौन है, y और x, मींस x plus y is 9। ये एक सिचुएशन मेरे पास में गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus y is equals to 9। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन है क्या, नो दिस इज नॉट इक्वेशन, क्योंकि इसी को मैंने इसके इक्वल लिखा, इट इंप्लाइज दिस इंप्लाइज दिस, ठीक है सर, यस। अब क्या कह रहा है, सिचुएशन को देखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है सर, ध्यान में रखना आपने, यूनिट प्लेस पे x था, यस। कह रहा है देखिए यहां से, also 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर था मेरे पास में yx, इसका 9 टाइम्स इस नंबर को लिख सकते हैं ये, इट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखूंगा 9 टाइम्स ऑफ नंबर, कितना सर 9 टाइम्स ऑफ नंबर, दिस इज 10y plus x इज इक्वल्स टू, इज का मतलब इक्वल लगाओ, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स द नंबर obtained by reversing their order of digits। ऑर्डर डिजिट का रिवर्स करने के बाद में ये नंबर मिलता है, तो चलो ये नंबर लिखूंगा, दिस विल बी 10x। ये अनदर करने की बात नहीं है, सिंपलीफाई करते हैं, लेट्स सिंपलीफाई दिस सर। 9 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, दिस विल बी 90 और y प्लस 9 into x will be 9x is equals to 2 into 10, this will be 20x, 2 into y will be 22y। एक सिचुएशन यहां से मिला, चलो x को एक साइड लेते हैं और y को दूसरी साइड लेते हैं, है ना, यस। y वाला इधर ज्यादा है तो इस y वाले को इधर बुला लेते हैं, जो ज्यादा होगा उसको उस साइड, ठीक है सर, यस। तो 90y उधर से y आया -2y इज इक्वल्स टू, ये आपके पास में 20x, इधर से ये गया, दिस इज 9x, ठीक है सर, यस। ध्यान रखेंगे, इसे मिटा देता हूं।
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 90 minus 2 दिस इज 88y इज इक्वल्स टू दिस विल बी 11x। हाँ, यहां से मुझे एक सिचुएशन दिखा कि सर अगर मैं 11 से डिवाइड कर दूं तो ये 8 बचेगा आपके पास। यस, तो दिस कैन बी रिटन एज, इसी को सिंप्लीफाई किया सर फर्दर, ये क्या होगा कि सर 11x इज इक्वल्स टू 88y, 11 से डिवाइड कर दिया 88 डिवाइड बाय 11y, दिस विल बी x 8y, 8 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, 11 1 8 टाइम्स में, है ना। यस, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 81। ये दूसरा इक्वेशन आ गया मेरे पास में। फर्स्ट इक्वेशन तो यहां पे था x + y = 9। अब ये कह रहा है सर x की जगह पर 8y पुट कर दो, तो x जहां पे दिख रहा है वहां पे क्या पुट करूंगा 8y, x की जगह पे 8y। तो मैं कहता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 9, ये कह रहा है x की जगह पर 8y रखो, दिस इज 8y + y = 9, दिस इज 9y = 9, y की वैल्यू कितनी सर 9 डिवाइडेड बाय 9 एंड 1 डिवाइडेड बाय 1 कितना बच्चों, ये दिस इज इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर y की वैल्यू 1 होगी तो बताओ ना x की वैल्यू कितनी होगी, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 8 into y, y की वैल्यू 1, तो x इज इक्वल्स टू मेरे पास में कितना आ गया 8। तो y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, तो नंबर क्या होगा, नंबर क्या एज्यूम किया था yx, यूनिट प्लेस पे x था, डेसिमल प्लेस पे मेरे पास में कितना था y था, देयरफॉर कॉपी कर लेंगे आप यहां से, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर नंबर इज, therefore number is क्या था आपके पास में y और x था, तो डिजिट को प्लेस कर दो, डिजिट को प्लेस करूंगा तो देखो y की वैल्यू कितनी है सर 1, x की वैल्यू देखो ये मेरे पास में नंबर आ गया, सो दिस इज आवर आंसर, 18 इज आंसर। ठीक है, यस, दोनों को ऐड करो 9 आ रहा है। आपको क्या सर हम तो पहले सोच सकते हैं, नहीं दोनों को ऐड करने पर 4 + 5 भी 9 आता है, ठीक है, 6 + 3 भी 9 आता है, 7 + 2 भी 9 आता है ना, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते थे, तो लेकिन यहां पे आंसर कितना है 18। ठीक है सर, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक लड़की है मीना, उसे बैंक से पैसे विथड्रॉ करने, हाँ पुराने टाइम पे एटीएम्स नहीं होते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था बैंक में जाते थे और एप्लीकेशन देते थे फॉर्म फिल करके, फिर पैसे वो वापस करते थे हमें, है ना, अपने अकाउंट से। तो मीना नाम की एक लड़की है, वो जाती है बैंक एंड सी वांट कितना सर 2000 रुपीज, सी वांट्स टू विथड्रॉ 2000 रुपीज बैंक से। ठीक है, यस, सी आस्क्ड द कैशियर, जो आपके पास में यहां पे होता है कैश काउंटर पे, वो कैशियर कहलाता है, उससे ये कहती है कि आप 2000 रुपीज दो मेरे को, लेकिन दो टाइप्स के ही नोट देना, एक तो 50 रुपीज का नोट्स देना मेरे को, एक आप 100 रुपीज का नोट देना, उसके अलावा 200 का 500 का नोट्स नहीं चाहिए मेरे को, इसने ये कहा। ठीक है सर, यस। तो कह रहा है क्वेश्चन में इसे कितने 50 के नोट्स मिले और कितने 100 के नोट्स मिले। अगर इसको टोटल नंबर ऑफ नोट्स इसे मिले आपके पास में हाउ मेनी सर 25 नोट्स, अगर इसे 25 नोट्स मिलता है टोटल मिलाकर के, तो हो सकता है 50 के नोट मिल जाए 10 और 100 रुपीस के नोट मिल जाए आपके पास में 50, ये भी हो सकता है, तो टोटल मिलाकर के 25 हो गया। हाँ, तो मालूम नहीं कि सर मुझे कितना है, हो सकता है आपके पास में 50 के नोट्स हो जाए आपके पास में 15 और इसके मिले 10, हो सकता है आपके पास में ये 8 हो जाए, ये हो जाए आपके पास में 70। तो मुझे एज्यूम करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितने हैं x, 100 रुपीज के नोट्स कितने हैं y। ठीक है सर, यस। तो यहां से एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, 50 रुपीज नोट्स के कितने हैं सर x। ठीक है सर, सिमिलरली नंबर ऑफ RS 100 रुपीज नोट, ये कितने हैं आपके पास में सर, यस, इज इक्वल्स टू y। अगर एक 50 रुपीज अगर दो देगा तो 2 into 50
3 दिया तो 3 इंटू 50, अगर x दिया तो x इंटू 50 रुपीज। ठीक है, तो टोटल कितने पैसे इसे, टोटल x नोट मिला 50 का, तो 50 के नोट्स मिलाकर के कितने पैसे हो गए सर, तो 50 इंटू एक्स प्लस 100 के नोट्स मिले y, अगर एक मिलता तो उसके 100 रुपीस होते, दो नोट्स मिलता तो 100 इंटू 3 नोट मींस 100 इंटू y, तो टोटल मनी हो गया मेरे पास, दिस इज इक्वल्स टू 100 y, टोटल कितना मिला 2000, so this will be equals to 2000 sir, and this is our first equation, this is 50x plus 100y is equals to 2000, इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 50 यहाँ 100 2000, इन सभी में 50 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 50 से डिवाइड हो सकता है, 50 से डिवाइड हो सकता है, और सिंपल तो डिवाइड 50 100 डिवाइड बाय 50 y, यहां भी मैंने डिवाइड कर दिया दोनों साइड में सर, सिंपलीफाई कर रहा हूं और इजी हो जाएगा आपके पास में, तो ये क्या होगा, दोनों कैंसिल आउट हो गए, 50 से ये 2 टाइम्स में, 0 से 0, ये 5 से 4 टाइम्स में 20 और ये 0, so this will be x plus 2y is equals to 40, and this is our first equation, and question is saying that total number of notes कितने मिले उसे 25, तो 50 रुपए के नोट थे x, 100 रुपीस के नोट थे y, तो टोटल ऑफ नोट हो गया, टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल्स टू 25, मींस 50 के नोट x प्लस 100 के नोट y इज इक्वल्स टू 25, एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, है ना, दो इक्वेशंस हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, एक जगह लिखते हैं दोनों इक्वेशन को सर, from equation first and second I will say that this is x plus 2y is equals to 40, x plus y is equals to, इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट दोनों पॉजिटिव एक ही जैसा, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लिया, प्लस साइन तो माइनस, प्लस साइन माइनस, प्लस साइन माइनस, x से x उड़ गया, ऊपर में बचा 2y, नीचे माइनस y, तो 2y minus y will be y is equals to 40 minus 25 will be 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15, y कौन है सर 100 रुपीस के नोट, तो 100 रुपीस के नोट कितने मिले उसे 15 नोट्स मिले उसे 100 रुपीस के, सही है सर, तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इस y की वैल्यू 15 पुट कर दो, या तो वहां पुट कर लो या तो इस इक्वेशन में पुट कर लो, सही है सर। सर ऐसे देखो ना, टोटल कितने नोट्स थे 25, 15 आ गया तो और कितने बचे 10 नोट्स, तो x की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू आपके पास ना 10 नोट्स, ठीक है सर, तो ये हो गया, बाद में देख लेना, तो 50 इज इक्वल टू 10, 100 के नोट उसको 15 मिले होंगे, ठीक है सर, यस, कॉपी कर लेंगे इसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कह रहा है ए लर्निंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita pays 27 rupees for a book kept for 7 days के लिए, while Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge of each extra days. सर एक लाइब्रेरी है, वहां से बुक इशू किया जाता है, बुक इशू किया जाता है तो उसके लिए चार्जेस है, फिक्स्ड चार्ज मींस कि अगर आप 3 days के लिए आप इशू कराते हो, ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट 3 days के लिए आप इशू कराते हो तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेंगे, ठीक है सर, तो एक फिक्स चार्ज हो गया, कितना देना पड़ेगा, दिस इज द फिक्स्ड चार्ज। उसके बाद में अगर लेट हो जाते हो, 3 दिन से ज्यादा दिन तक रखते हो तो पर डे आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, सही है सर, उसे हम लोग कहेंगे यहां से कि एक्स्ट्रा चार्ज, यहां से एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है सर। अगर मैंने एक्स्ट्रा चार्ज मैंने कहा 4 रुपीस है 1 डे के लिए, तो 2 डे के लिए कितना था सर 2 into 4, 3 डेज के लिए कितना 3 into 4, ये एक्स्ट्रा चार्ज हो, और फिक्स्ड चार्ज जो है वो सेम रहेगा सभी के केस में, ठीक है सर, यस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि ये फिक्स्ड चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज कैलकुलेट करें, वो कितना होगा, तो जो चीज हमें कैलकुलेट करना है उसे एज्यूम कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज बी x एंड एक्स्ट्रा चार्ज पर डे इज इक्वल्स टू y, तो चलो एज्यूम कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज
फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू x रुपीस एंड एक्स्ट्रा चार्ज पर डे जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा y रुपीस, एक दिन में y रुपीस लगेंगे सर एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है सर, यस y रुपीस। अब देखो कि जो आपके पास में शरीका कितना पे करती है, हाँ तो यहां से मैं कहूंगा कि चार्ज पेड बाय शरीका कितना सर आपके पास में 27 रुपीस। इसका मतलब ये 27 कैसे आया होगा, फिक्स्ड चार्ज प्लस वेरिएबल चार्ज, कितना एडिशनल चार्ज लगा, यहां से कह सकते हैं ये जो टोटल चार्ज है आपके पास में फिक्स्ड चार्ज प्लस आप फाइन कह सकते हो तो कितने का फाइन लगा इसे, ठीक है सर, फाइन इक्वल्स टू 27। फिक्स्ड चार्ज कितना है x रुपीस, तो ये x रहेगा प्लस में फाइन, एक दिन का फाइन कितना है सर y रुपीस। अब ये देखो कि कितने दिन तक रखती है, ये बुक रखती है सर आपके पास में देखो 7 डेज के लिए, 7 दिन के लिए बुक रखती है, मींस 3 दिन तो फिक्स में चलेगा, 3 और 4 डे, 4 दिन एक्स्ट्रा इसने रखा, तो एक दिन एक्स्ट्रा रखने में कितना फाइन लगता है y रुपीस, 2 दिन में 2y, 3 दिन में 3y, 4 डेज में 4y, तो दिस इज फाइन विल बी 4y इक्वल्स टू आपके पास में 27 रुपीस। सिमिलरली नेक्स्ट सिचुएशन में कह रहा है आपके पास में चार्ज पेड बाय शुशी कितना पे करते हैं सर 21 रुपीस, कितने दिन के लिए सर, हाँ ये 5 डेज रखती है, मींस 3 दिन तो फिक्स, 2 दिन एक्स्ट्रा उसने रखा, तो ये फाइन होगा 2 डेज के लिए। तो यहां से मैं लिखूंगा कि आपके पास में फिक्स्ड चार्ज प्लस में फाइन मिला करके कितना होगा 21 रुपीस। तो फिक्स्ड चार्ज कितना है x रुपीस प्लस फाइन, कितने दिन के लिए फाइन, 2 दिन के लिए फाइन, क्योंकि वो टोटल 5 दिन तक बुक रखती है, 3 दिन तो रख सकती है फिक्स्ड चार्ज में, 2 दिन एडिशनल, तो 2 दिन का फाइन कितना सर 2y, टोटल कितना 21। सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, वेयर इज इट, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास में फिक्स्ड चार्ज और फाइन निकल जाएगा सर, ठीक है सर। तो कैसे सॉल्व कर लें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में देखो, यहां से फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं x + 4y = 27, सेकंड इक्वेशन है दिस इज x + 2y = 21। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था एलिमिनेशन मेथड, कोएफिशिएंट चेक करेंगे, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1 और साइन भी सेम, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सब्सट्रैक्ट यहां से मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 माइनस आपके पास में 2, ठीक है सर, यस, तो ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, दोनों उड़ गया, ऊपर में कितना सर 4y, दिस इज 4y - 2y इज इक्वल्स टू 27 - 21, सो दिस विल बी 2y इज इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 6 / 2 इज इक्वल्स टू 3, y मिल गया, x कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड किसी भी जगह पर y की वैल्यू पुट करो, x मिल करके आएगा, तो सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको 15 रुपीस मिल जाएगी। तो फिक्स्ड चार्ज कितना हो गया 15 रुपीस, वेरिएबल कितना हो गया आपके पास 3 रुपीस पर डे, ठीक है सर, यस, तो इसे कॉपी कर लेंगे। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है सर, यस। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये आपके सीबीएसई में इस साल इसे रिमूव कर दिया गया है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, आगे चल करके आपको ये काफी यूजफुल होगा, क्लास 12 में जाओगे, क्लास 11 में जाओगे, तो वहां के प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड है, अगर ये नहीं सीखोगे तो वहां पे समझने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी सर, ठीक है सर, यस। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है और यूं आंसर मिलेगा हमें, ठीक है सर, इससे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर व्हिच वन, सो या क्लियर में, तो क्या होगा सर, ax + by + c = 0, ये तो एक इक्वेशन लिखा, दो इक्वेशन लिखते हैं, उसके लिए मैंने नीचे लिख लिया ax + by + c = 0। आप कहोगे कि सर दोनों इक्वेशन तो सेम है,
मैंने कहा चल इसके नाम लिख दो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ 2 A2 B2 C2। तो ये दो इक्वेशन मिल गए हमारे पास। चलिए फर्स्ट इक्वेशन को मैंने लिखा आपके पास में इस तरह से, फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। ठीक है सर? यस। अब देखो क्या करूंगा, जैसे मैंने एलिमिनेशन मेथड किया था उसी तरह से मैं यहां भी करूंगा। ठीक है? यस। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, अगर x को एलिमिनेट करना होता था तो x के कोएफिशिएंट को सेम बनाते थे। यस। तो यहां पे देखो x का कोएफिशिएंट है a1, यहां पे x का कोएफिशिएंट, तो दोनों नंबर आपके पास में डिफरेंट है। यस। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसके कोएफिशिएंट को सेम बनाते। तो मैं लिखूंगा फॉर एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट मतलब हटा देना, एलिमिनेटिंग x, एलिमिनेट करने के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं क्या करूंगा सर, a2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है सर? यस। तो फर्स्ट इक्वेशन इनटू a2 एंड मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन एंड सेकंड a1 इक्वेशन में a, जैसे इस तरह से यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां से चलो मैं डायरेक्ट यहां पे लिखता हूं सर। सो दिस विल बी a2 से मल्टीप्लाई, यहां पे किससे सर, a1 से मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके देखते क्या आएगा। तो a2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा, a1 a2, दिस विल बी a1 a2x प्लस यहां पे b1 है, a2 से मल्टीप्लाई किया a2y प्लस c1 a2 इज इक्वल्स टू 0 into a2 0 into a2 क्या देगा ये 0। तो दिस विल बी 0, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां से क्या करूंगा, नीचे वाले में a1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा सर, यहां से a1 a2x प्लस यहां से आपके पास में b2 a1y प्लस यहां पे a1, दिस इज c2a1 c2a1 इज इक्वल 0 a1, क्या 0 के इक्वल होगा मेरे पास, तो ये आ गया आपके पास में 0। चलो अब यहां से क्या करें सर, देखो x का कोएफिशिएंट सेम हो गया, यहां पे a1 a2 यहां पे भी a1 a2 और दोनों का साइन भी सेम है। तो क्या करूं सर, सब्सट्रैक्ट कर देता हूं। यहां से मैं कहूंगा नो सब्सट्रैक्ट, अच्छे से समझेंगे सर इसे, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करूंगा, साइन चेंज करूंगा। इसका साइन प्लस है, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस साइन, तो यहां पे मैंने माइनस लगाया है, यहां पे भी माइनस आपके पास। ठीक है सर? अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब इसमें से ये माइनस करूंगा, देखना यहां से ऊपर वाला प्लस है तो मैं पहले ऊपर वाला लिखता हूं, दिस इज b1 a2y माइनस b2 a1y, ऊपर वाला प्लस है आपके पास, दिस इज प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 0। ये लिख दिया मैंने। अब यहां से देखो ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है कि नहीं? यस। यहां पे देखो दोनों में माइनस तो नहीं हो पाएगा, लेकिन दोनों के पास में y है, ये b1 है यहां पे b2 है, ये a2 है यहां पे a1 है, तो माइनस नहीं हो पाएगा। तो y को कॉमन ले लिया। सही है सर? क्या किया, यहां से y को लिया, रिजल्ट जो क्या करते हैं y को कॉमन ले लेते हैं। तो y को कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा सर, यहां से b1 a2 माइनस b2 a1 बचेगा क्या? यस। यहां में जो भी है इसको एज इट इज रहने देते हैं, दिस इज c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा, अगर मुझे y कैलकुलेट करना है तो y के साथ में ये मल्टीप्लिकेशन में है कि नहीं? यस। तो इस वाले टर्म को मैं दूसरी साइड भेज देता हूं। अगर मैं इसको दूसरी साइड भेजूं, ये देखो यहां पे माइनस में है, दूसरी साइड भेजूंगा प्लस में होगा, यहां पे इसके पीछे प्लस है, दूसरी साइड ध्यान कि b1 a2 माइनस b2 a1 इज इक्वल्स टू, ये इधर आया, दिस इज c2 a1 माइनस c1 a2। y कैलकुलेट कर रहा है, y को छुपा रुस्तम है, यहां से मैं डिवाइड करूंगा यहां से, तो y की वैल्यू y इज इक्वल्स टू होगा आपके पास में c2 a1 यहां पे पहले से माइनस c1 a2 होल डिवाइडेड बाय दिस इज b1 a2 माइनस b2 a1। ठीक है सर? यहां से यस। अब क्या करें यहां से सर, देखें यहां से इतना आ गया आपके पास में y की वैल्यू। ठीक है सर? यस। c2 a1 ये y की वैल्यू निकल के आई। अब क्या करना है, यस। अब सिमिलरली x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है तो y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां पे x को एलिमिनेट किया, सिमिलरली मैं यहां से क्या करूंगा, y को एलिमिनेट करूंगा।
चलो उसको भी देखते हैं, ध्यान रखना ये मैंने y कैलकुलेट किया वहां पे। चलो नेक्स्ट में मैं क्या करूंगा, फॉर एलिमिनेटिंग y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करूंगा, फॉर एलिमिनेटिंग y, तो y का कोएफिशिएंट देखो ऊपर में कितना है सर, b1, नीचे में b1 से मल्टीप्लाई करूंगा, सही है सर, यस। उसके बाद में y का कोएफिशिएंट यहां पे कितना है, b2, तो ऊपर वाले में b2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया b2 से, और नीचे वाले में इसके कोएफिशिएंट b1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है सर। एलिमिनेशन में तो यही कर देते हैं, यस। तो चलो क्या होगा, ये देखो यहां से a1b2 प्लस a1b2x प्लस b1b2y प्लस c1b2 इज इक्वल्स टू 0, b1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो a2b1 प्लस b1b2y प्लस c2b1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ सब्सट्रैक्ट इट, इसे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये माइनस साइन, यहां पे माइनस साइन, यहां पे माइनस साइन, क्यों किया सब्सट्रैक्ट, क्योंकि y का कोएफिशिएंट सेम बन चुका है, b1b2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए, बचा कौन, ये वाला बचा। सर यहां पे x छूट गया था, x लिख दिया मैंने, ठीक है सर, यस। इसमें से सब्सट्रैक्ट करूंगा, दिस इज a1b2x माइनस a2b1x, बचा कौन यहां से, दिस इज इक्वल्स टू c1b2 माइनस c2b1 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से मेरे पास में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x को बाहर दे, x आ तो बचा a1b2 माइनस b1। अब इसको क्या करूं, दूसरी साइड, तो ये दूसरी साइड है तो ये प्लस बनेगा, सो इक्वल्स टू c2b1 माइनस c1b2, इतना बना सर, यस सर। अब क्या करूं, x कैलकुलेट करने के लिए इससे डिवाइड कर दो, सो x विल बी x इज इक्वल्स टू c2b1 माइनस c1b2 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। हां ये x की वैल्यू निकल करके आई हमारे पास में। अब ये देखो सर यहां से, ये तो x मिला मुझे, क्या मिला सर, x मिला, और y भी मिला हुआ था पहले। हाँ मेरे पास में दो फॉर्मूला हो गया x और y को कैलकुलेट करने का, तो क्या हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, यस। लेकिन उसे भी हम लोग शॉर्ट तरीके में देखेंगे कि फॉर्मूले को कैसे याद रखा जाए। दोनों फॉर्मूले को गौर से देखो, x और y को अच्छे से देखिए। x का डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, a1b2 माइनस a2b1 है ना, यहाँ पे देखो सर ऐसा वाला ही है, यहाँ पे b1 a2 है, b1 यहाँ पे है, a2 यहाँ पे, लेकिन इसके वाले में पहले है, ओके। तो क्या करते हैं, इसको भी मैं इधर भेजता हूं। उसके लिए क्या करूंगा सर, देखो b1 a2 के पीछे प्लस है, यहाँ पे b1 a2 के पीछे क्या है सर, माइनस साइन। तो क्या करते हैं, यहां से माइनस कॉमन लेता हूं y वाले में, अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो सर क्या होगा, देखना ऊपर c2a1 माइनस c1a2, ठीक है सर, डिवाइडेड बाय माइनस कॉमन लेता हूं, अगर मैं माइनस कॉमन लिया तो क्या होगा, यहाँ पे देखो यहां से b2a1 माइनस b1a2, देखो यहां माइनस से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो b2a1 माइनस b2a1 माइनस इनटू माइनस प्लस b1a2 सही सर, यस। तो ये मेरे पास में y मिला, और इस माइनस को मैं क्या करता हूं, ऊपर लिख देता हूं। ऐसा क्यों लिखा, अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर में ये b2a1 यहां पे भी b2a1 माइनस a2b1 यहां पे भी a2, 3 2 4 या 4 करो एक ही बात, ठीक है सर, यस। चलो इस माइनस को मैं ऊपर लिख लेता हूं, तो सो y इक्वल्स टू माइनस c2a1 माइनस c1a2 होल डिवाइडेड बाय b2, चलो एक ही जैसा बना करके लिखता हूं, a1b2 माइनस a2b1, ठीक है सर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए भी मैं आपको बताता हूं। चलो इसे मिटा देता हूं, केवल x और y को याद रखेंगे, सारे लोग x और y को याद रखेंगे सर, ठीक है, यस। x कैलकुलेट करके निकाला मैंने, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू लिख लेता हूं c2b1 माइनस c1b2 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1, सही है सर, यस। उसके बाद में y निकल के आया, y इज इक्वल्स टू, चलो मैं यहीं पे लिख लेता हूं, ठीक है सर, यस। तो y इज इक्वल्स टू आपके पास माइनस ऑफ c2a1 माइनस c1
a2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ये रिजल्ट कैसे याद रखेंगे, ये फॉर्मूला जो बन के आया देखिए यहां से। यस, मुझे x कैलकुलेट करना है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं x कैसे लिखेंगे। x लिखने के लिए क्या करेंगे, यहां से x मैंने इधर लिखा, x इज इक्वल टू ऊपर में कोई ना कोई होगा मेरे पास, ठीक है सर। नीचे क्या होगा, चलो यहां से मैं आपको दिखाता हूं। ऊपर में क्या लिखेंगे, देखिए यहां से सर, इस x वाले को कवर कर लो। सबसे पहली बात x वाले को कवर कर लिया, क्या यहां पर दिख रहा है y का कोएफिशिएंट b1, यहां पे क्या है c2, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, b1 c2, ऊपर में क्या लिखेंगे b1 c2 माइनस, फॉर्मूला में माइनस, यस इसको कवर करके रखो, b2 c1 दिस विल बी b2 c1। दिखा क्या, हाँ सर ये तो दिख गया। सेम चीज y भी निकालूंगा ना सर, सेम चीज लिखूंगा, लेकिन नीचे क्या लिखूंगा वो आपको बताऊंगा। y कैलकुलेट करना है तो y वाले को कवर कर लो। उसके बाद देखो क्या बचा, a1 c2 यस, तो यहां पे लिखूंगा a1 c2 माइनस फॉर्मूले में, उसके बाद सर c1 a2 दिस विल बी c1 a2। अब देखो इस फॉर्मूले में यही है क्या, हाँ यही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा माइनस है, तो ध्यान में रखना है एक एक्स्ट्रा माइनस लगाना है। जब y कैलकुलेट करोगे उसमें माइनस लगाएंगे, ठीक है सर, यस। अब बात आई इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, नीचे क्या लिखेंगे सर, नीचे वाला देखो कैसे लिखेंगे, इसको कवर कर लिया तो x मिला, y को कवर कर लिया तो y के ऊपर वाला मिला। अब लास्ट वाले को कवर कर लेता हूं, c1 और c2 को कवर कर लिया, देखो क्या मिल रहा है a1 b2, तो नीचे लिखूंगा a1 b2 माइनस, इसको कवर किया a2 b1 दिस विल बी a2 b1। देखो यही है क्या, a1 b2 माइनस a2 b1 सेम चीज सर, यहां पे भी वही है, वही करूंगा इसके डिनोमिनेटर में भी लिखने के लिए यही, c1 c2 को कवर कर लिया, सो दिस विल बी a1 b2 माइनस a2 b1। दिखा क्या, तो कैसे फॉर्मूला लिखा गया, तो याद रखने के लिए क्या करेंगे, जब x वाला लिखेंगे तो x का जो ऊपर वाला है x को कवर करके इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। फॉर्मूला समझ में, यस, चलो इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है सर, यस, कैसे किया पता चल गया। अब देखो क्या करूंगा, एक चीज बचपन में पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में कि सर P/Q के फॉर्म को कहते हैं रेशनल नंबर। एक कंडीशन बोलते हो आप क्या सर, कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। हाँ, क्या यहीं पे केवल बोलेंगे क्या, नहीं, जहां कहीं भी एक चीज ऊपर में दूसरा नीचे में होगा तो वहां पे भी कहेंगे डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। क्यों सर, नहीं तो अगर मैंने कहा कि सर 2 डिवाइड बाय 0 कर दिया तो ये वैल्यू होगी इनफाइनाइट, मालूम ही नहीं क्या आंसर आने वाला है। अगर नीचे वाला 0 हो गया तो पता चलेगा क्या, नो सर। हाँ, क्या कहीं और पे दिख रहा है P/Q, यस सर, P/Q का फॉर्मेट है, तो फिर यहां पे भी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, यस सर। अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए, मुझे x और y दोनों चाहिए, मींस मुझे आंसर चाहिए, है ना, यस, मुझे कैसा चाहिए, आंसर चाहिए, x की भी वैल्यू चाहिए फाइनाइट और y की भी वैल्यू चाहिए फाइनाइट, तो डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए क्या, नो सर। तो यहां से मैं कंडीशन लिखूंगा फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ x एंड y फाइनाइट और यूनिक भी बोल सकते हैं यहां से, क्या सर, यूनिक, ठीक है। तो क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब आपको पता चलेगा कि दोनों के डिनोमिनेटर को क्यों सेम बनाया था, दोनों जगह सेम आ गए तो एक से काम चल जाएगा। तो चलो डिनोमिनेटर इसका लिख लेते हैं कि क्या है मेरे पास डिनोमिनेटर, दिस इज, सो आई विल टेल यू a1 minus b2 minus a2 b1 should not be equals to 0। डरना बिल्कुल मना है, ठीक है सर, यस, ये आ गया तो क्या करूं, डरने की बात नहीं है, जैसे इक्वल वाले साइन में करते थे वैसे ही नॉट इक्वल साइन में करेंगे, ठीक है, बस ये 0 के इक्वल नहीं।
क्या करूं, अब इसको मैं दूसरी साइड भेज देता हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको दूसरी साइड भेजा तो क्या होगा सर, यहां पे इसके पीछे माइनस तो उधर जाकर के प्लस बनेगा, इसके पीछे प्लस ही है, तो सो आई विल राइट इट a1 b2 इज इक्वल्स टू, बट बीच में कह रहा है नॉट इक्वल, नॉट इक्वल कर दिया मैंने, और दूसरी साइड में ये a2 b1 है ना सर। ओके सर, यहां पे देखो क्या दिख रहा है हमें, एक कंडीशन था क्या कि सर a1 b2 इक्वल नहीं होना चाहिए किसके साथ, a2 b1 के, तब जाकर के मुझे x और y की वैल्यू मिलेगी, फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अच्छा ऐसी बात है, तो देखो यहां पे मेरे पास में a है, यहां भी a है, यहां पे b है, यहां भी b है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सर a वाले को एक साइड बुला लिया जाए, है ना, सेम साथी को बुला लेते हैं इधर, आप तो उसके साथ क्या कर रहा है ना सर। यस, तो मैंने कहा a2 भाई आ जा इधर, इसने कहा मैं तो फिर b2 को बुलाऊंगा, मैंने कहा ले जा ले जा ले जा, ठीक है सर। यस देखो यहां से तो a2 यहां से डिवाइड करूंगा तो ये होगा आपके पास में a1 डिवाइडेड बाय a2 नॉट इक्वल्स टू, यहां पे कौन था b1, यहां से कौन आया b2, मींस a1 डिवाइडेड बाय a2 should not be equals to b1 divided by b2। सर दिस इज द कंडीशन, आपको याद है क्या ऐसा कहीं लिखा था पहले, हाँ सर, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, है ना सर। तो यही से कंडीशन आता है, अगर ये मेथड आप नहीं पढ़ते तो आपको यूनिक कंडीशन कहां से आता है मैंने बताया था कि आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। तो वो पता नहीं चल पाता अगर इस मेथड के बारे में बात नहीं करते तो, ठीक है ना। यस, तो यहां से मेरे पास में फर्स्ट कंडीशन आया, सही है सर। यस, ये फर्स्ट केस डिस्कस किया था, मैंने कहा ये फर्स्ट केस है मेरे पास में a1 upon a2 should not be equals to b1 upon b2, this is the condition for unique solution, ठीक है, for unique solution। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है एक ही सॉल्यूशन, x की वैल्यू आएगी एक, कोई ना कोई आंसर, y की भी वैल्यू वही, सही है सर। यस, इसको एक और भी कहते हैं फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है सर। यस, अब बात रही कि सर अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो क्या होगा, है ना, अगर नीचे वाला 0 हो गया तो क्या कंडीशंस हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट केस के बारे में बात करते हैं, केस नंबर 2, ध्यान रखेंगे ये, और क्वेश्चन कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, कंडीशन पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है सर। आइए केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 आपके पास में है, केस नंबर 2 व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में कौन है a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको दूसरी साइड भेज दिया, ये हो गया a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1। अब फिर से वही कहानी चलेगी, क्या कहानी सर, कि a1 वाले को एक साइड लिख लो, b1 वाले को एक साइड लिख लो, तो मैं यहां से a2 को बुला लूं तो ये होगा आपके पास में a1 डिवाइडेड बाय a2, बीच में इक्वल है, और यहां पे सर b1 डिवाइडेड बाय b2 लिख सकते हैं क्या, हां सर लिख लो। हां, ये मेरे पास में एक कंडीशन आ गया कि सर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, आइए डिस्कस करते हैं। अच्छा ये बताओ ना, a1 एक नंबर हो सकता है, लेट अस सपोज मैंने कहा 4, आपके पास में a2 कोई नंबर हो सकता है, लेट अस सपोज मैंने कहा 2, ये देखो कट करके क्या बचा 2, कोई नंबर ही बचेगा, दो नंबर का अगर मैं डिवीजन करूंगा तो नंबर बचेगा, बचेगा ना। ये सपोज कि मैंने कहा a1 आपके पास में 3 है और नीचे वाला है 2, तो ये भी क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, ये चेंज होगा क्या, आज 3/2 हो गया तो कल भी 3/2 ही रहेगा, है ना। यस, ऐसा नहीं कि ये 3/2 से ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 5 हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अच्छा इसका मतलब ये क्या है सर, कांस्टेंट है, क्या है मेरे पास, कांस्टेंट, ठीक है सर। यस, तो कांस्टेंट को क्या करते हैं मैथमेटिक्स में हम लोग, इस टॉपिक में हम लोग के से भी डिनोट करते हैं, है ना सर। यस, तो वो जो रेशियो लिखा हुआ है उस दोनों को देखो, यहां से a1 अगर मैंने कहा कि सर a1 की वैल्यू आपके पास में 3 है और a2 की वैल्यू 2 है, उसी तरह से मैंने कहा सर b1 मेरे पास में 6 है और मेरे पास में b2 4 है, तो देखो b1 और b2
करूंगा 6 डिवाइड बाय 4, तो देखो 2 के टेबल से 3 टाइम्स में, 2 के टेबल में 2 टाइम्स, तो ये भी 3/2 हो गया और ये भी 3/2 था, तो दोनों तो इक्वल हो सकते हैं, भले ही a1 कोई और है b1 कोई और है। इसका मतलब ये नहीं है a1 अपन a2 इक्वल्स टू b1 अपन b2 का ये मतलब नहीं है कि a1 और b1 बराबर है, नो। देखो मैंने अलग अलग लिया, यहां से b1 की जगह पर 6 लिया, a1 की जगह पर मैंने कितना लिया था 3, दोनों का रेशियो बराबर है। तो मान लेते हैं ये जो a1 अपॉन a2 करके आया, चलो इधर लिखते हैं, वो किसी कांस्टेंट के इक्वल में है। किसके इक्वल में सर? कांस्टेंट। तो मैंने कहा कि सर लेट a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, दोनों बराबर है ही, तो इसको क्यों ना मान लेते हैं एक नंबर k, where is k is constant। मैं लिख देता हूं where k is a constant, ठीक है सर, कांस्टेंट। अब क्या होगा कि सर ये a1 अपॉन a2 ये दोनों बराबर है और इसकी वैल्यू इसके इक्वल, तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि a1 अपॉन a2 जो है किसके इक्वल है? k के इक्वल। सेम चीज इसके लिए भी कि सर b1 अपॉन b2 जो है किसके इक्वल है? k के इक्वल, ठीक है, ओके। सर यहां से देखो कि k के नीचे में क्या है? 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a1 into 1, दिस विल बी a1 is equals to a2 into k will be a2k। हाँ, a1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? a2k के इक्वल आ गई, सही है ना सर? यस। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। उसी तरह से मैंने कहा k के नीचे 1 है, तो यहां से 1 into b1 will be b1 is equals to b2 into k, है ना। एक केस आया था जब मैंने डिस्कस किया व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू c, एक कंडीशन मिल करके आ गई मेरे पास, सही है सर। अब मैं क्या करूंगा, ये जो a1 की वैल्यू आई a2k और b1 की जो वैल्यू आई b2k, तो मैं क्या करता हूं इसको, a1 कहां पे है? ऊपर वाले में, देखो ऊपर वाले में या नीचे वाले में? ऊपर वाले में। हाँ, b1 कहां पे है? ऊपर वाले में। तो इस a1 और b1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा, है ना। क्यों कर रहे हैं आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। इस a1 की वैल्यू और b1 की वैल्यू, क्योंकि a1 कह रहा है कि सर a2k के इक्वल है, ये कह रहा है सर b1 जो है b2k के इक्वल है, तो दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सो पुट, मैं कहूंगा पुट a1 and b1 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो जहां पे पुट करना है वो इक्वेशन लिख लूं क्या? चलो लिख लेते हैं, आप कहते हो तो लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं सर। क्या इक्वेशन है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। हाँ चलो a1 की जगह पे लिख लो ये a2k, यहाँ पे x प्लस b1 की जगह पर ये लिख लो b2k y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। हाँ सर, अच्छा अब मैं क्या करता हूं बच्चों, देखना यहां से, ये देखो दूसरे वाले इक्वेशन की तरह बनता जा रहा है। ये जो मैंने न्यू लिख करके लाया ना, ये देखो दूसरे इक्वेशन की तरह आ गया। यहाँ पे a2x, यहाँ पे a2x, यहाँ पे b2y, यहाँ पे भी b2y। किसको बनाया? फर्स्ट वाले ही इक्वेशन बदल गए, फर्स्ट इक्वेशन बदल रहा है किसकी तरफ? पहले वाले की तरफ। यहाँ पे लेकिन c1, यहाँ पे लेकिन c2, ये चीज दोनों डिफरेंट है। अच्छा ये बताओ कि यहां पे अगर k नहीं रहता तो ये दूसरा इक्वेशन बन जाता a2x, यहां पे अगर k नहीं रहता तो ये भी बन जाता b2y, है ना। यहां पर अगर c2 होता तो दूसरा इक्वेशन बन जाता। तो मैंने सोचा कि सर k को हटा देते हैं, दूसरी वाली लाइन बन जाएगी। k को कैसे हटाओगे? k मल्टीप्लाई है x के साथ में, तो k से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको भी हटाना है k को, तो यहां भी डिवाइड करेंगे। अगर मैं इसमें डिवाइड करूं तो ये तो बगल वाला हंगामा करेगा कि मेरे में भी डिवाइड करो k से, करेगा ना। हाँ, तो इसमें भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा k से। तो क्या करते हैं, इस जो न्यू इक्वेशन बन के आया, लेट अस से दिस इक्वेशन इज आवर ब्यूटीफुल इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन में क्या करते हैं, k से डिवाइड कर देते हैं, है ना। डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय k, यहां से लिखेंगे। चलो मैं इसको मिटा देता हूं, इसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट है अपने को। चलो यहां पे ही लिखता हूं, सही है सर? यस, आगे लिखिए। नहीं सर ये छाप दिया आपने? यस। चलो देखते हैं यहां से। तो मैंने कहा कि डिवाइड
इक्वेशन थर्ड बाय k, k से डिवाइड, दिस इज a2kx डिवाइडेड बाय k प्लस b2ky डिवाइडेड बाय k, तो यहां से भी डिवाइड करना पड़ेगा, c1 डिवाइड बाय k 0 डिवाइड बाय k, तो k से k कट गया मेरे पास में, k से k कट गया, यहां पे नहीं कटेगा है ना, तो ये क्या हो गया सर मेरे पास में a2x प्लस b2y प्लस c1 अपॉन k इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 अपॉन कोई भी नंबर क्या होगा 0 के ऊपर, और ध्यान रखना k की वैल्यू फिर से 0 नहीं होनी चाहिए, है ना सर, k शुड नॉट बी इक्वल टू 0, चल ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये जो न्यू इक्वेशन बन के आया इसको कह लेते हैं 4, क्या कह लेते हैं 4, ये पहले वाले इक्वेशन की तरह बनता जा रहा है, सॉरी सेकंड इक्वेशन की तरह बनता जा रहा है मेरे पास, ठीक है सर, सेकंड इक्वेशन की तरह बनता जा रहा है। अच्छा, अगर ये पूरी तरह से, अगर ये इसकी जगह पर अगर मैं C2 लिख दूं, क्या लिख दूं सर C2, तो ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा क्या? हाँ, ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, सही है सर, यस। तो चलो मैंने कह दिया कि सर लेट, है ना, इफ C1 अपॉन K इज इक्वल टू C2, अगर ये C2 की इक्वल हो गया तो, है ना सर, यस, तो क्या होगा, यहां से एक कंडीशन बनेगा, इसके नीचे में 1 है, बनेगा ना, चलो उसकी जगह पे पुट कर सकते हैं, यहां पे पुट कर दूंगा C2, तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 दोनों सेम हो जाएगा। उसको लिखने से पहले एक कंडीशन यहां से भी मैं निकालता हूं, देखो C2 को यहां भेज देता हूं, K को यहां भेज देता हूं, तो ये होगा C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू K। हाँ, ये क्या आया कि C1 अपॉन C2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, K के इक्वल आ गई, तब जाकर के ये C2 बन जाएगा मेरे पास, बनेगा ना सर, यस। तो चलो मैं इसको मिटा देता हूं, इसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास में नहीं है अभी, ठीक है, यस, इसको मैंने मिटा दिया, इसे मिटा दिया, इसकी भी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, ठीक है, यस। चलो यहां से देखते हैं, तो क्या बना यहां से सर, इसकी जगह पे अगर मैं C2 पुट करूंगा तो सर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 4 हो गया, इसी फोर्थ इक्वेशन को मैंने लिख दिया। हाँ, मींस सेकंड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन सेम हो गया। ये कहां से आया था सर, फर्स्ट इक्वेशन में मैंने चेंजेस किए थे, मींस फर्स्ट इक्वेशन ही सेकंड इक्वेशन में चेंज हो गया। क्या मतलब हुआ कि दो लाइन का इक्वेशन सेम है, क्या मतलब सर, दोनों लाइन एक ही है, पढ़ा था क्या हमने, यस, मींस बोथ लाइन आर सेम, मींस दोनों एक ही लाइन पे है, दोनों लाइन एक ही के ऊपर है, मींस दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। अगर ओवरलैप करेंगे तो कितनी जगह पे एक दूसरे को काटा, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे काटा ना सर, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे। हाँ, फोर्थ इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू सेकंड इक्वेशन, मींस फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू 4 एंड 4 इज लाइक सेकंड, तो यहां से मैं लिखूंगा हियर इक्वेशन फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन नंबर सेकंड, मींस बोथ आर सेम, है ना, मींस बोथ इक्वेशंस आर सेम, बोथ इक्वेशंस आर सेम, इक्वेशन सेम का मतलब है बोथ लाइंस आर सेम, बोथ लाइंस आर सेम। अगर सेम लाइन होंगे तो क्या होगा सर, दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर, दे विल कोइंसाइड, कह लो मैं, दे विल कोइंसाइड मींस इनफाइनाइट पॉइंट्स पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा इसके केस में, ठीक है सर, यस, दे विल कोइंसाइड। अब ये देखो कोइंसाइड कर लिया, तो चलो इसके लिए भी लिख लेंगे, देयरफॉर इट विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट के मेनी सॉल्यूशन, कौन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ, ऐसा कब हुआ, कंडीशन अप्लाइड, क्या कंडीशन, जब मैंने इसको एज्यूम किया कि C1 अपॉन K इज इक्वल्स टू C2 है, मींस C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू K, मैंने इसको एज्यूम किया ऐसा, ठीक है सर, यस, तो ये मेरे पास में कंडीशन आया। अब एक चीज और देखो कि C1 अपॉन C2 अगर K होगा तभी जाकर के ये क्या होगा,
एक दोनों लाइन सेम बनेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ सही, ये कंडीशन मेरे पास, इसको पकड़ा। लेकिन मुझे थोड़ी देर पहले देखा, देखो के किसके इक्वल है। हाँ मैंने इसको के के इक्वल माना था, एज्यूम किया था आपको के के इक्वल में, यहाँ पे ये के के इक्वल था सर। तो k की जगह पर क्या मैं c1 अपन c2 रख दूं? यस सर, तो k की जगह पर c1 अपन c2 पुट करूंगा। सही है सर? यस। तो यहां पर मैं कहूंगा चलो एक चीज यहां से एक इसको स्टार लिख लेना, इक्वेशन स्टार बना लेना, और यहां से मैंने इसको सेकंड स्टार बना देना। ठीक है सर, फ्रॉम स्टार एंड सेकंड स्टार से k की वैल्यू c1 अपन c2 और ये k था, तो k की जगह पर c1 अपन c2 पुट करूंगा। तो मैं यहां से कहता हूं, यहां से लिखूंगा फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार। ठीक है सर? यस। तो a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2 is equals to k। अगर तीनों इक्वल हो गए, a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 तीनों इक्वल हो गए, तो क्या होता है, दोनों लाइन सेम हो जाती है। अगर दोनों लाइन सेम हो गई, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो दिस इज द कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इट इज द कंडीशन फॉर, so it's condition for infinitely many solution, infinitely many solution। कॉपी कर लिया इसे? चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सर याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था कि आगे मैं प्रूफ करूंगा, तो ये प्रूफ हो गया आपके पास। अब बात आई कि सर जिस दिन ये C2 के इक्वल नहीं होगा, तो क्या ये दोनों सेम बन पाएंगे? नहीं। अगर सेम नहीं बन पाया तो क्या कोई सॉल्यूशन होगा? नो सर, क्योंकि एक सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया पहले, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देख लिया, अब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा मेरे पास में। तो नेक्स्ट कंडीशन में लिखूंगा इफ C1 upon k not equals to C2। यस, तो चलो नेक्स्ट कंडीशन की बात करता हूं, यहीं से यहीं पे नेक्स्ट लिखेंगे। इफ केस नंबर थर्ड में, इफ C1 upon k not equals to C2 मींस इसके नीचे में 1 है, इस C2 को यहां भेजता हूं, k को यहां भेजूंगा, मींस C1 upon C2 not equals to k। हां, k किसके इक्वल है? A1 upon A2 equals to B1 upon B2। तो k की जगह पर ये पुट कर लो मैं। हाँ, k इसके इक्वल में नहीं है, तो कंडीशन क्या बनेगा? इस स्टार से इसको मैं ट्रिपल स्टार कह देता हूं यहां से। ठीक है सर? यस। तो फ्रॉम यहां से मैं लिख सकता हूं फ्रॉम स्टार्स एंड, इससे बात कर लेते हैं। तो क्या होगा? A1 upon A2 इक्वल है B1 upon B2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा किसके साथ? C1 upon C2 के। सही, क्योंकि ये तो k के इक्वल है, और k किसके इक्वल नहीं है? C1 upon C2 के, तो मैंने इसको लिख दिया। सो ये क्या कंडीशन देगा मेरे पास? दिस इज द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। इट इज द कंडीशन फॉर, इट्स कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। एक भी आंसर नहीं होगा, x और y की कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था इसके पीछे सर। ठीक है सर? यस। एक बार फिर से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या आया। चलिए इसको मिटा करके मैं लिखता हूं यहां से कि मेरे पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर मेरे पास में गिवन है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यस इस तरह से यहां पे, तो इसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं? सॉल्यूशन होता है मेरे पास में दो टाइप, एक तो सिस्टम होगा मेरे पास में, सिस्टम क्या सर? दो टाइप के सिस्टम। क्या सर मेरे पास में? एक कंसिस्टेंट, दूसरा क्या सर? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में बताया था नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन? चलो इसे लिख लेते हैं। कंडीशन फॉर इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन यहां से अभी देखा मैं, A1 upon A2 equals to B1 upon B2 not equals to C1 upon C2। ठीक है? दिस इज द कंडीशन एंड दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है सर? यस। अगर कंसिस्टेंट की बात करता हूं, इसमें दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों?
तो यूनिक सॉल्यूशन का क्या कंडीशन था, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, देखा था मैंने डिनोमिनेटर वाला। हाँ, उसके बाद में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए मेनी सॉल्यूशन सभी को इक्वल कर दो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ध्यान रखेंगे इसमें लाइन क्या होते हैं, एक दूसरे पे कोइंसाइड करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, एंड दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये क्या होता है, पैरेलल लाइन आपके पास। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे ये सारे कंडीशंस। ठीक है, कॉपी कर लेंगे और इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं।